एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th, आपको पता ही है कि सीरीज कर रहे हैं और आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब चैप्टर का नाम समझ के या नाम सुन के ही आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर का नाम चेंज हुआ है, चैप्टर का नाम नहीं चेंज हुआ, आपने उससे कोई इशू नहीं है। हमारा जो इंटरनल जो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर वो सेम ही है, आपको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, सीबीएसई ने नेम क्यों चेंज किया है इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, राइट। तो आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है। सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि जो पावर के न्यू सेंटर्स हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पावर का सेंटर है वो हमारा यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उसके बाद, तो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, वो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चैप्टर शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या था? यूरोपियन यूनियन, अब आप कहोगे मैम यूरोपियन यूनियन किस तरीके से अल्टरनेटिव सेंटर्स बन गए? यूरोपियन यूनियन तो कोई कंट्रीज का नाम ही नहीं है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन क्या थी? जो यूरोप की जो कंट्रीज थी उन्होंने आपस में मिलके एक यूनियन बनाई थी। नाम से समझ आ जाना चाहिए आपको, जो यूनियन मीन्स कि जिसमें ग्रुप्स ऑफ कंट्री। अब यूनियन किसी एक पर्सन की नहीं बनेगी, एक कंट्री की नहीं बनेगी। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो बहुत सारी कंट्रीज थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्री हैं एट प्रेजेंट में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो गया था, किस तरीके से जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड जब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो यूएसए और उसके बाद जो है 1945 के बाद जो है कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो हमने पता है कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, राइट। तो जब स्टेप बाय स्टेप में हमने देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड खत्म हुआ 1945 में, तो जो यूरोप की जो कंट्रीज थी उनके बीच में क्या क्वेश्चंस था कि अब यूरोप का क्या होगा, क्या होगा अब यूरोप का। क्योंकि यूरोप की जो इकोनॉमी थी, क्योंकि यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इतनी ज़्यादा जो है बमबारी हुई थी, इतनी ज़्यादा जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो ख़राब हो चुकी थी कि उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आफ्टर द 1945, तो यूरोप की कंट्रीज के सामने एक बड़ा क्वेश्चन क्या था कि किस तरीके से यूरोप जो है अपनी इकोनॉमी को उठाएगा, अपनी जो पुरानी रिवैलरीज हैं उनको भूल के, या इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कहा कि ठीक है, अब हमने पुरानी अपनी लड़ाई जो है बंद कर देनी है आपस में। यूरोप की ही जो कंट्रीज थी ना, उनके बीच में ही लड़ाई थी, ठीक है। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी लड़ाई जो है वो ख़त्म कर देनी है और अब हमने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हेल्प की थी वो किसने की थी? अमेरिका ने जो यूरोप को जो है हेल्प की थी उसका नाम क्या रखा था? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग या मार्शल प्लान में अमेरिका ने यूरोप को क्या दिया था? बहुत ज़्यादा लोन दिया था कि चलो भाई अब तुम अपनी जो इकोनॉमी है उसको ऊपर उठाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, मतलब लोगों के पास रोटी भी खाने को नहीं थी। मतलब पैसा तो था, ठीक है, तो मतलब फूड ग्रेन्स नहीं थे। तो अगर आप ये बोलो कि हाँ इतने पैसे ले लो और हमें रोटी दे दो, तब भी रोटी नहीं मिल रही थी उनको। तो इतनी ज़्यादा जो है फूड स्कैरसिटी यूरोप के अंदर भी हो गई थी, ठीक है। अब जो यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। यूरोप की जो कंट्रीज थी ना, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कब बनाई? 1948 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि OEEC, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो 1948 में बना, कि जिसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया था कि हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाएंगे और जो हमें अमेरिका ने जो लोन दिया है अब उसको भी तो चुकता करना था ना हमें, ठीक है। तो इसलिए जो है OEEC को स्टैब्लिश किया गया
था। OEEC के अंदर उन्होंने ट्रेड को और अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उसको भी इम्प्रूवमेंट करना था, इसलिए उन्होंने OEEC को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये OEEC की जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये जो है रट लेनी है, लर्न कर लेनी है, राइट। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके जो है जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी फुल फॉर्म में बता रही हूँ आपको, तो वो आपने साथ साथ लिख लेनी है। नेक्स्ट ईयर उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1949 के बाद उन्होंने जो है काउंसिल ऑफ यूरोप बनाए, जिसमें उन्होंने जो यूरोप की कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनको इम्प्रूव किया जाए और दूसरी कंट्रीज के साथ भी पॉलिटिकल इश्यूज जो है, पॉलिटिकल ट्रेड जो है वो किया जाए, इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई। जो ये प्रोसेस थी ना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की यूरोप के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप चली। ठीक है, यही नहीं है कि हाँ एक ही बार में आके जो है सब कुछ बना दिया, क्योंकि इतनी भी जो इकोनॉमी थी, इतनी भी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि एक बार में सब कुछ सेटअप हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है काम किया यूरोपियन कंट्रीज। इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट बनाया। पार्लियामेंट में समझते हो आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज है इनके बीच में कुछ भी काम होता है, कोई भी इशू होता है, कोई लॉ बनाना है, तो उसके लिए वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो बैठ के आपस में बातचीत कर सके, इसके लिए उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया। इसके बाद जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो क्या हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा भी अब तो यूएस की हेजोमनी चलने वाली है ना, तो यूएस से ही रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाएगी 1992 में यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था यूरोप के अंदर, यूरोप की जो भी कंट्रीज थी। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जो इकोनॉमिक प्रोसेस थी वो किस में चेंज हो गई, पॉलिटिकल वन में, कि पॉलिटिकल को किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सके। तो इसके लिए जो है यूरोपियन यूनियन ने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका क्या हो गया, फेल हो गया, चला नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज थी तो उनका एक ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना तो जो है वो नामुमकिन था। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि वहां पे क्या था, एक टाइटैनिक का जो है पिक्चर है, कार्टून है आपकी बुक में। ठीक है, वो कार्टून आपने जरूर एग्जाम में करके जाना है। तो उसमें जैसे कार्टून को जो है डूबते हुए दिखाया गया, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग नहीं, जो यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो नहीं चला था। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का खुद का एंथम है, खुद का फ्लैग है और खुद की करेंसी भी है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्री है उनकी खुद, उनमें एक ही करेंसी चलती है जिसका नाम है यूरो। यूरोपियन यूनियन, यूरो, EURO, यूरो और यूरोपियन। तो इस तरीके से आप जो है उसका नाम जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो कौन सी करेंसी है, यूरो करेंसी चलती है जितनी भी यूरोपियन यूनियन की जो है स्टेट है, यानी कि कॉमन करेंसी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूनियन की जो कंट्रीज है वो दूसरी कंट्रीज के साथ जो है किस तरीके से डील करती है, इसके लिए उनके पास जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी सेम रहेगी। ये नहीं है कि हाँ मैं एक कंट्री हूँ, मैं फ्रांस हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैं जाके दूसरी कंट्री से कोई भी डील करके आ जाऊंगा, नहीं। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की वो सबकी जो है वो सेम ही है। ठीक है, कि दूसरी कंट्रीज के साथ किस तरीके से डील करना है। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, 1992 के बाद जो है अपना जो एरिया था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि जो यूएसएसआर है वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब उसकी जो कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के अंदर नहीं रहना चाहती थी वो किस में शामिल होगी, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, इस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन का जो एरिया था वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। यूरोपियन यूनियन ने अपना एरिया जो है इंक्रीज किया। आपकी बुक में एक पूरा का पूरा जो है मैप दिया गया है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, जो मेंबर्स हैं वो कौन अलग अलग कलर्स में जो है आपको शो हुए हैं। ठीक है, जब यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, यूरोपियन यूनियन ने अपना जो एरिया था वो इंक्रीज किया, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के जो लोग थे जो नहीं मानते थे कि यूरोपियन यूनियन उनकी कंट्री में आके रूल करे। ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना जो है काम करें। तो लोग जो है ये मतलब ये इतनी भी इजी प्रोसेस नहीं थी भाई हाँ चलो आओ सारी की सारी कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर मिल जाओ, राइट। तो ये बहुत ही मतलब इजी प्रोसेस नहीं थी यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपियन यूनियन ने कुछ कंट्रीज को अपने अंदर लेके आने के लिए उनको रिजर्वेशन भी दी। हम बात करें यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी की,
पॉलिटिकल की या मिलिट्री की या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। तो इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो इकोनॉमी अगर हम बात करें 2024 में यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी थी वो 19.35 ट्रिलियन थी, राइट। तो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड है, ओके, जो व्यापार है दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या हम ये भी कह सकते हैं वो यूएसए से भी आगे है। अब वो यूएसए से भी क्यों आगे है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होने का उसको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसका जो ट्रेड है वो जो है यूएसए से भी जो है वो आगे है, यूएसए को भी मतलब उसने पीछे छोड़ दिया है। इसके लिए जो है यूएसए की और चाइना के साथ उसके डिस्प्यूट रहे हैं। अब हम बात करें एशिया और अफ्रीका की, तो इसमें भी जो है उसने ट्रेड में इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसमें जो है यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ वो इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो WTO ही क्यों ना हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के ऊपर। अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, तो यूरोपियन यूनियन का जो एक मेंबर कंट्री है जिसका नाम फ्रांस है, वो पहले ब्रिटेन भी जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, और जो किसका भी मेंबर था, UN की सिक्योरिटी काउंसिल का। तो फ्रांस जो है अब UN की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर होने के साथ हमें पता है, पढ़ा था हमने, ये वीडियो मैंने आपके लिए डाली भी हुई है कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको वीटो पावर होती है। जो उनके पास वीटो पावर होती है तो वो किसी भी काम के लिए रोक सकते हैं। इसी तरीके से जो फ्रांस है वो किसका मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का। आपने बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लिए है और उसके पास वीटो पावर है, राइट। तो इस तरीके से वो अगर कोई यूएसए जो है कोई भी अपनी बात चलाता है या कुछ गलत भी करता है तो उसको रोक सकता है फ्रांस, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेसी के लिए बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है कोई भी बातचीत हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर या किसी भी कंट्री की आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है दूसरे कंट्रीज के साथ, कि चलो ठीक है आ जाओ हम वॉर करते हैं, तो वो वॉर नहीं करेगा। वो इस बात को जो है बहुत ज़्यादा सोच समझकर जो है सोच समझकर विचार करके जो है उस बात को सोल्व आउट करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना की एग्जाम्पल ले, तो चाइना में जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशंस हो रहा था, जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो है यूरोपियन यूनियन ने बहुत काम किया। करते हैं यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर की। मिलिट्री पावर क्या है? यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री है वो सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे किससे सेकंड नंबर पे है? फर्स्ट पे तो यूएसए की है और सेकंड नंबर पे होगी ही, क्योंकि इतने सारे तो कंट्रीज है, इतने सारे तो मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री है वो सेकंड नंबर पे है आफ्टर द यूएसए। और सेकंड नंबर पे इसको जो स्पेस और टेक्नोलॉजी है वो भी इसकी सेकंड नंबर पे है यूरोपियन यूनियन की। तो ये और एक सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन के पास यानी कि जो इसकी यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है फ्रांस, उसके पास जो है 335 टाइप्स के जो है वो क्या है मतलब न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है 335 टाइप्स के। एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ EU इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी, बट बहुत जगह पर EU के जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने अपने खुद के फॉरेन रिलेशन भी बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन के अनुसार ही काम कर रही है, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसी के ऊपर जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक यू सो मच।